29 दिसंबर 2022 का वाक़या होता है जब एक चरवाहा अपनी गाय भैंसों को लेकर जंगल में जाता है और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध को सूंघते हुए और आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही आगे की तरफ जाकर देखता है तो एक चादर में डेड बॉडी लिपटी हुई है जो बहुत ही बुरी तरह से सड़ी हुई है। उसे देखकर उसकी एकदम से चीख निकल आती है। दौड़ता हुआ वो अपने गाँव में आ जाता है। गाँव के बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। मौके पर पहुँचने के बाद डेड बॉडी को जब देखा जाता है तो उसका सर वहाँ पर नहीं होता। उसकी पहचान कैसे की जाए उसके लिए पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती हैं। उसके बाद पुलिस तमाम तरह की कोशिश करती है लेकिन कहीं से भी इस डेड बॉडी का कोई खुलासा नहीं हो पाता। ये डेड बॉडी एक महिला की होती है। उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच की होती है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इस महिला की पहचान कैसे की जाए। उसके लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालती है, इधर उधर के लोगों से भी जांच पड़ताल करती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। उनके पास कोई सबूत ऐसा नहीं होता जिससे कि इस औरत की पहचान हो सके ये कौन है। लगभग 3 महीने के बाद बहुत ही ज़्यादा कड़ी मशक्क़त के बाद जो खुलासा होता है उस खुलासे को सुनकर आसपास के लोग भी दंग हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा भी किसी के साथ में हो सकता है। तो दोस्तों आप भी पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बैतूल और इसी का रानीपुर थाना क्षेत्र है। ये रानीपुर थाना क्षेत्र की हकीकत की घटना है। 29 दिसंबर 2022 को पुलिस जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है उसके बाद जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 2 से 3 महीने का समय जांच पड़ताल में बीत जाता है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। रानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र 41 साल होती है, नाम राधा होता है, पति का नाम शैलेंद्र 45 साल उम्र होती है। 2 इनके बच्चे होते हैं। बड़े वाले बेटे की उम्र 14 साल, नाम शौर्य होता है। छोटे वाले बेटे का नाम शक्ति, उम्र 9 साल होती है। जो इस औरत का भाई होता है संदीप अपनी बहन को लगातार 3 महीने से फ़ोन कर रहा होता है लेकिन जो बहन का पति होता है वो कभी भी फ़ोन को नहीं उठाता। कई बार रिंग भी जाती है, कई बार फ़ोन ही स्विच ऑफ बोलता है। अब जो भाई होता है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। होली का दिन होता है। होली के दिन वो अपने जीजा के पास फ़ोन करता है। उस दिन जीजा फ़ोन उठा लेता है। फ़ोन उठाने के बाद फिर उससे कहने लगता है कि तुमने तो बहुत दिन के बाद फ़ोन किया है। इस पर संदीप कहने लगता है कि जीजा मैं तो आपको काफ़ी दिन से फ़ोन कर रहा था लेकिन आपका फ़ोन ही नॉट रीचेबल था। इस पर जीजा कहने लगता है कि और सुनाओ, सब कुछ ठीक ठाक है। इस पर संदीप कहता है कि यहाँ तो सब ठीक ठाक है लेकिन तुम मेरी दीदी से बात करा दो। दीदी की बात सुनते ही वो कहने लगता है कि तुम्हारी दीदी तो तुम्हारे पास जा चुकी है, उसे जाए हुए 10 दिन हो चुके हैं। इस पर भाई कहने लगता है कि मेरी दीदी अगर मेरे पास आती तो मेरे घर आती, मेरे घर तो मेरी दीदी आई नहीं है। अब भाई अपनी दीदी की तलाश में लग जाता है। फिर दीदी की तलाश करते हुए वो खुद अपने जीजा के घर पहुंच जाता है और वहां जाकर आसपास के लोगों से भी बातचीत करता है तो वहां पर यही पता लगता है कि तुम्हारी दीदी यहां से जा चुकी है। इधर बच्चों से भी बातचीत करता है तो बच्चे भी यही कहते हैं कि हमारी मम्मी तो यहां से 10 दिन पहले ही जा चुकी है। अब भाई को बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है और शक की वजह से वो नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुंच जाता है और थाना क्षेत्र में 13 मार्च 2023 को अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और अपने ही जीजा पर शक जाहिर करता है। इधर पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है और पुलिस तुरंत ही शैलेंद्र के घर का रुख करती है। जब शैलेंद्र के घर का रुख किया जाता है तो शैलेंद्र वहां से पहले ही फरार हो जाता है। अब पुलिस का शक भी शैलेंद्र के ऊपर बढ़ने लगता है। फिर शैलेंद्र की बैकग्राउंड के बारे में जांचा जाता है तो शैलेंद्र की बैकग्राउंड में पता चलता है कि ये राधा उसकी दूसरी पत्नी है। इससे पहले इसकी शादी एक कल्पना नाम की लड़की से होती है और कल्पना आग में झुलसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कल्पना के घर वाले भी उसका शक शैलेंद्र के ऊपर ही जताते हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं ना कहीं इस महिला को गायब करने में इसके पति का हाथ है। तो सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। मोबाइल स्विच ऑफ होता है, उसकी कहीं से भी कोई खोजबीन नहीं हो पाती। लगभग 10 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 10 दिन के बाद वो मोबाइल ऑन होता है और उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में दिखाई देती है। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए महाराष्ट्र के पुणे में पहुंच जाती है और वहां जाकर शैलेंद्र को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। जब शैलेंद्र उनके पास आ जाता है तो शैलेंद्र से जब पूछताछ करती है, शैलेंद्र
शैलेंद्र पहले तो इधर उधर घुमाने की बात करता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है तो शैलेंद्र थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, मेरी शादी से पहले जो मेरे पिता होते हैं वो एक सरकारी नौकरी में होते हैं, उनकी मौत हो जाती है, जैसे उनकी नौकरी मुझे मिल जाती है और उसके बाद मैं अच्छे से रहने लगता हूँ, राधा के साथ शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद हमें 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं कुछ गलत काम करने लगता हूँ। गलत काम करने की वजह से जो मेरी नौकरी है वो चली जाती है। मैं शराब पीने का आदी हो जाता हूँ, डेली शराब पिया करता हूँ। शराब पीकर अपने घर पर आता हूँ, अपनी पत्नी के साथ में लड़ाइयाँ किया करता हूँ। और एक दिन का वाक़या होता है, मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी के मायके में उसके नाम एक प्लाट है, उस प्लाट को उसने बेच दिया है और काफ़ी सारे पैसे उसके पास आए हैं। मैं उस पत्नी से कहने लगता हूँ कि ये पैसे मुझे दे दो, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है। लेकिन इस पर पत्नी साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि ये मैं अपने बच्चों के लिए बचा कर रखी हूँ, मैं अपने बच्चे को ही इनको दूंगी, मैं तुम्हें इस पैसे को नहीं दे सकती, क्योंकि तुम इन पैसों को शराब में और जुआ खेलकर इनको ऐसे ही उड़ा दोगे, मेरे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, मैं अपने बच्चों के साथ गलत काम नहीं कर सकती। पति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। 7 दिसंबर 2022 का ये वाक़या होता है। पति अपनी पत्नी से काफ़ी बार कहता है कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन पत्नी साफ मना कर देती है। उस दिन उसके बच्चे भी स्कूल गए होते हैं। अब पति का गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है, वहीं पर पड़े हुए एक फावड़े को उठाता है और फावड़े को उसके सिर में दे मारता है। सिर में फावड़ा इतनी तेज़ी के साथ लगता है, वहीं पर खूनम खान हो जाती है और खून निकलते हुए उस पत्नी की तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद ये घबराने लगता है और उसे एक चादर में लपेट कर जो वहाँ पर खून लगे होते हैं उन सबको साफ करके एक कमरे के अंदर अपनी पत्नी की डेड बॉडी को बंद कर देता है। उसके बाद जब इसका बड़ा बेटा शौर्य घर पर पहुंचता है तो शौर्य से कहने लगता है कि तेरी माँ अब इस जहां में नहीं रही, मैंने उसको इस तरह से मार दिया है। बेटा भी बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि तुमने पापा बहुत गलत काम किया है। इस पर पिता अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तो यहाँ से जा चुकी है, अब मैं हूँ, अगर इस सब के बारे में पुलिस को पता चल गया तो मैं सदा सदा के लिए जेल में चला जाऊँगा। उस पर दोनों बाप बेटे मान जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही रानीपुर इलाके में इसका जो धड़ होता है उसे जाकर वहाँ डाल देते हैं। आरी से इसके सर को काटकर एक दूसरे इलाके में जो शाहपुर इलाका होता है उसमें गड्ढा खोदा जाता है और उसमें पेट्रोल डालकर उसके सर को जला दिया जाता है। चुपचाप दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद जब राधा के भाई संदीप को इस सब के बारे में पता चलता है कि मेरी बहन गायब है तो वो पुलिस को खबर कर देता है और इधर शैलेंद्र को भी पता चल चुका होता है कि संदीप ने पुलिस को खबर कर दी है। फिर शैलेंद्र वहाँ से फरार हो जाता है। फरार हो दोस्त के पास फ़ोन करता है जिसका नाम गोविंद होता है, जो महाराष्ट्र के पुणे में रहता है। उससे कहता है कि दोस्त, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। इस पर गोविंद कहता है कि तुम बताओ तो सही, तुम्हें क्या चाहिए। उस पर दोस्त कहता है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे पास आकर ही बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। इस पर गोविंद भी उससे कह देता है कि ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। फिर जब गोविंद के पास शैलेंद्र पहुँच जाता है तो गोविंद को सारा कुछ वाक़या बता दिया जाता है। इस पर गोविंद उसे थाने में ले जाने की बजाय वहीं पर छुपा कर रखता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा, तू यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ है, तू चुपचाप हमारे पास ही रहे। इसके बाद जैसे ही शैलेंद्र अपना मोबाइल ऑन करता है, मोबाइल ऑन करते ही मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया हुआ था, पुलिस के पास लोकेशन पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है और इस शैलेंद्र को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है। शैलेंद्र की तहरीर पर ही शैलेंद्र के बड़े बेटे शौर्य और उसके दोस्त गोविंद के खिलाफ भी तमाम धाराएं लगा देती है और तमाम धाराएं लगाकर इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को ऐसे क्राइम से ज़रूर दूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,